स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने वैसे तो मोमेंटम को डिस्कस करना है, लेकिन यहाँ पर मैंने रिड्यूस कोर्स के अंदर आपके पास टेंशन या स्ट्रिंग का टॉपिक नहीं है। हाँ, टेंशन या स्ट्रिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो जरूर मैं आपको थोड़ा सा दे दूंगा कि आपको उसमें क्या चीज़ समझनी होती है, ताकि ऐसा ना हो कि आप अगर ये मिस कर दें या स्किप कर दें तो आगे जाके थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो। तो हम इसकी केसेस नहीं करेंगे, डेरिवेशन नहीं करेंगे, लेकिन टेंशन या स्ट्रिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो जरूर आपको दे दिया जाएगा। टेंशन या स्ट्रिंग का नॉर्मल डेली लाइफ में भी अगर टेंशन के मायने अगर कंसीडर करें या सोचे टेंशन क्या होती है, तो उसको भी हम थोड़ा सा स्ट्रेस सा कहते हैं ना। कोई टेंशन के माने दिमाग को थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है, खिंचाव है ना, तो ये भी तक उसी कॉन्सेप्ट में आप ले सकते हो। लेकिन टेंशन बेसिकली इज अ फोर्स। टेंशन क्या है? ये है फोर्स। ठीक है, उसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं कि टेंशन इज अ फोर्स which is produced in the string। अब स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट समझे भाई। स्ट्रिंग किसे कहते हैं? स्ट्रिंग बेटा हम कहते हैं कि थ्रेड को। अब थ्रेड के अंदर बहुत सारे थ्रेड होते हैं। हम नॉर्मली घर में धागा यूज करते हैं, उसको थ्रेड कहते हो। ठीक है, तो हर थ्रेड स्ट्रिंग नहीं होगी। ठीक है, थ्रेड का एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होगा, उसको हम थ्रेड कहेंगे। और वो थ्रेड कौन सी होनी चाहिए? जो कि इलास्टिक मटेरियल हो, इसको हम इलास्टिक थ्रेड कह सकते हैं, जिसमें स्टील काउंट हो सकता है। आपने सब देखा होगा कि फॉरेन कंट्रीज के अंदर जो है वो जो कुछ ब्रिजेस बनाए जाते हैं जो कि वायर से मिलकर बनाए जाते हैं। ठीक है, लोहे की तारों से जो है वो ब्रिजेस बने होते हैं। हमारे तो कंक्रीट बेस होते हैं, वहां पर कुछ कंक्रीट भी होते हैं और कुछ जो है वो इस तरीके से, जैसे लंदन ब्रिज है, लंदन ब्रिज के ऊपर जो है वो आपस में जो है वो वायर्स के जरिए कनेक्ट किया गया है। वो जो वायर्स होते हैं उनको स्ट्रिंग कहा जाता है। ठीक है, वो छोटे छोटे तारें मिलती हैं जिससे मिलाकर जो है बड़ी वायर बनाई जाती है, और बड़ी वायर जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वायर होती है वो इलास्टिक मटेरियल होता है। अच्छा, इलास्टिक का कॉन्सेप्ट ये भी ना लिया जाए, ये हम आगे भी 10th चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इलास्टिक का कॉन्सेप्ट ये भी ना लिया जाए कि हर वो खींचने वाली चीज, जैसे रबड़ है, ठीक है, या हमारे स्ट्रेचेबल जो है वो क्लॉथ्स होते हैं, हर खींचने वाली चीज को इलास्टिक कहते हैं। उसके अलावा कोई चीज इलास्टिक नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। इलास्टिक का कॉन्सेप्ट ये होता है कि किसी बॉडी में अगर डीफॉर्मेशन हो रही हो, कुछ चेंजिंग आ रही हो, तो वो दोबारा उस फोर्स को हटाने पर अपनी बॉडी को दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में आ सके। तो स्टील भी जो है वो ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि दोबारा अपनी शेप को रिगेन कर सकते होते हैं। तो स्टील के अगर वायर है या कुछ और थ्रेड है, या आपने किसी नॉर्मल किसी धागे बांध किसी ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हो, तो ये तमाम ऑब्जेक्ट, ये तमाम एग्जांपल्स जो है वो स्ट्रिंग में काउंट की जाएंगी। तो स्ट्रिंग को इस तरह भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि स्ट्रिंग आर द इलास्टिक थ्रेड। ठीक है, ये जो है वो इलास्टिक थ्रेड्स होती है। तो अगर इस थ्रेड में कोई फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज नोन एज द टेंशन। इसको टेंशन फोर्स कहा जाएगा। जिस तरह अभी तक हमने दो फोर्सेस के बारे में डिस्कशन की। ठीक है, दो फोर्सेस कौन कौन से डिस्कस किए हमने? एक फोर्स हमने डिस्कस करी है न्यूटन सेकंड लॉ में, जिसका फार्मूला भी हमने पढ़ा, F इज इक्वल टू ma। ठीक है, एक फोर्स हमने डिस्कस करी थी वेट के अंदर, जिसको हमने पढ़ा था mg, मास एंड वेट के डिफरेंशियल में बताया था। तो फोर्स एक एजेंट है जिससे हम मुख्तलिफ काम करवाते हैं, वो फोर्स मुख्तलिफ जगहों पर लगती है। तो उस फोर्स को पहचानने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए हम उस फोर्स का नाम रख देते हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए, पूरी सिनारियो कंफर्म हो जाए कि हाँ ये फोर्स कौन सी फोर्स की बात कर रहे हैं। किसी ऑब्जेक्ट पर हम मैन्युअली फोर्स लगा रहे हैं, उसको हमने सिंपल एक्सीलरेटिंग फोर्स का या एक्सटर्नल फोर्स का। किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी जमीन अपनी तरफ खींच रही है, वो बॉडी का वेट होगा, वेट भी एक फोर्स है, लास्ट टाइम डिस्कस किया। या किसी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में, उनको आपस में रगड़ पैदा कर रहा हूं, उनके दरमियान में ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो उनके दरमियान में भी फोर्स प्रोड्यूस होती है, जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक है,
ऐसी फोर्स कोई बॉडी को रोटेट करवा रही है सर्किल में, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। तो बहुत सारी फोर्सेस होती हैं, उन्हीं फोर्सेस में से टेंशन भी एक फोर्स है। इस फोर्स का नाम हमने टेंशन क्यों रखा, क्योंकि ये भी इस स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो रही है, इस रस्सी में प्रोड्यूस हो रही है, इसीलिए इसको टेंशन है स्ट्रिंग का। और मैंने जैसे बताया कि टेंशन का कॉन्सेप्ट हम इस तरह नॉर्मल वर्ड से भी ले सकते हैं, जैसे दिमाग को कोई स्ट्रेच, कोई खिंचाव से पैदा हो, तो स्ट्रिंग में भी उसी तरीके से एक स्ट्रेच प्रोड्यूस हो रहा होता है, एक खिंचाव सा हो रहा होता है। उसी वजह से हमने इसका नाम भी, इस फोर्स का नाम जो स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो रही है, इसका नाम भी टेंशन फोर्स रखा। गॉट इट? तो बेसिक प्रिंसिपल तो इसका बहुत सिंपल है कि भाई इस स्ट्रिंग के ऊपर जो मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है, डेफिनेटली अगर स्ट्रिंग है तो कोई ना कोई एटम से ही मिलकर बनी होगी ना, तो इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में थोड़ा सा स्ट्रेच प्रोड्यूस हो जाता है, इसको हम टेंशन फोर्स कह रहे होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें खिंचाव हो जाता है। ये फोर्स आती कहां से, कैसे जनरेट हो रही है? देखें भाई, हमने पढ़ा था एक ब्लॉक ऑफ मास m है, उस ब्लॉक ऑफ मास m को डाउनवर्ड कौन अट्रैक्ट करता है? ग्रेविटी। तो अ ब्लॉक ऑफ मास m which is attracted by the gravity which is g, that is equal to weight of the body. ठीक है, weight is the another name of force. weight क्या नाम? फोर्स का एक और नाम, दूसरा नाम है। ठीक है जी, ये हुई एक्शन फोर्स। किसकी एक्शन फोर्स? अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा हमने, दिस इज द एक्शन फोर्स। एक्शन किसका? इस ब्लॉक का। कहां पर? डाउनवर्ड। तो इसका डेफिनेटली रिएक्शन भी होना चाहिए। रिएक्शन फोर्स कहां पर प्रोड्यूस होगी? रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगी स्ट्रिंग में। या इसको ऐसा कह लीजिए कि ब्लॉक ऑफ मास है वो एक्शन कर रहा है स्ट्रिंग के अपोजिट डायरेक्शन में। रिएक्शन जो डायरेक्शन है वो है इसकी इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में। अब वो रिएक्शन फोर्स कहां जाएगी? वो रिएक्शन फोर्स इन द फॉर्म ऑफ फोर्स, फोर्स ही है ना, वो अलग बात है, रिएक्शन फोर्स भी है तो फोर्स ना बेटा, वो फोर्स कहां आ जाएगी? स्ट्रिंग में। अगर वो फोर्स है और स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो रही है तो फिर उस फोर्स को क्या कहा हमने? टेंशन फोर्स। दिस फोर्स इज stored in the string, this is known as the tension force. कौन सी फोर्स है? टेंशन फोर्स। ठीक है, सो ये बात याद रखनी है कि जो स्ट्रिंग में इस वक्त जो टेंशन प्रोड्यूस होगी that is equal to the force, फोर्स के बराबर होगी। और क्योंकि वो फोर्स जो आप लगा रहे हो, ये फोर्स जो आपने लगाई है वो वेट के बराबर है और यही जो है उसका टेंशन फोर्स कहलाएगी। तो सिंपली बताने का मकसद ये है, जितना मैग्नीट्यूड वेट का होगा उतनी ही टेंशन जो है वो इस स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होगी। जैसा कि आप एक शॉपिंग बैग, आप शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपके आपके शॉपिंग बैग है और वो आप घर पे लेके जा रहे हो, तो उसको उठाने के लिए आपको कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी। अब फोर्स लगाकर उसको उठाओगे ना, ऐसा तो नहीं आपने फोर्स लगाई नहीं वो ऑब्जेक्ट खुद ही उठ जाए, ऐसा नहीं होगा। आपने वो फोर्स लगाया उसको उठाया, कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी भाई? आपको इसमें सिर्फ होल्ड करनी है, ऐसे उठाकर कंटिन्यूसली ऊपर लेके जाना नहीं, सिर्फ होल्ड करके रखनी है। इसको होल्ड करने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? इक्वल टू द वेट ऑफ द शॉपिंग बैग। जितना उस बैग का वेट होगा उतनी आपने काउंटर फोर्स लगानी पड़ेगी ना, जिसको ऊपर रखोगे बैलेंस करने के लिए, होल्ड करने के लिए। तो किसी अब यहाँ पर कोई स्ट्रिंग नहीं है, लेकिन शॉपिंग बैग को हम एक मीडियम से सपोज कर रहे थे, ऐसे अगर उस बैग को आप रस्सी बांध के उठाना चाहते हो, फिर रस्सी के जरिए फोर्स लगाओगे, तो जो फोर्स रस्सी के जरिए लगी वो टेंशन फोर्स हो जाएगी। गॉट इट? अच्छा जी, ये तो बात हो गई, टेंशन फोर्स प्रोड्यूस हो गई इस स्ट्रिंग में। थोड़ा सा और डिटेल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि इस फोर्स को हमने सीलिंग वॉल से कनेक्ट किया, बताओ, ठीक है, या इसको हमने किसी हुक से कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, ये कोई हुक वगैरह नहीं, या आपने इसको उठा रहे हो ऑब्जेक्ट को, तो उठाने के लिए आपको अगेन कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? अपवर्ड यू हैव टू अप्लाई द फोर्स। कितनी फोर्स? इक्वल टू द वेट। जितने बॉडी का वेट होगा अपने आप में फोर्स लगानी पड़ेगी। बॉडी का वेट 50 न्यूटन है, आपने भी 50 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी। बॉडी का वेट 10 न्यूटन है, आपने भी 10 न्यूटन लगानी पड़ेगी। 100 न्यूटन 100 न्यूटन, तो फोर्स आपको बैलेंस में लगानी पड़ेगी। अच्छा जी, तो आपने लगाई फोर्स इज इक्वल टू द वेट। आपने लगा दी एक्शन फोर्स। अब आपने एक्शन लगाई अपवर्ड की तरफ, रिएक्शन भी डेफिनेटली होगा। रिएक्शन कहां होगा? डाउनवर्ड की तरफ। तो ये डाउनवर्ड है,
अब वही रिएक्शन फोर्स है ना, क्या है रिएक्शन फोर्स, डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड, और कहां स्टोर हो रही है स्ट्रिंग में। रिएक्शन फोर्स है ना, रिएक्शन फोर्स किसके इक्वल होती है वेट के, मैग्नीट्यूड में वेट के इक्वल होगी, और कहां स्टोर हो रही है स्ट्रिंग में, इसलिए टेंशन फोर्स कह दिया। तो याद रखिएगा फोर्स जो भी बॉडी पर एक्ट हो रही है स्ट्रिंग के जरिए एक्ट हो रही है, उसको हमने टेंशन फोर्स कहा। यहां से हमें दो चीजें नजर आई, देखिए जरा गौर से। मैं अगर इस स्ट्रिंग का हाफ पार्ट करूंगी, यहां से लेके यहां तक फुल स्ट्रिंग है, इसका मैं अगर हाफ पार्ट करूं, ये आई थिंक ये हाफ इक्वल पार्ट हो गया, ठीक है। इस हाफ पार्ट में अगर मैं देखूं तो यहां पर टेंशन की डायरेक्शन क्या है अपवर्ड, अपर हाफ में देखो तो टेंशन की डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड। इस टेंशन की डायरेक्शन अपवर्ड क्यों है, क्योंकि ये रिएक्शन फोर्स है किसका, आपके वेट का एक्शन का रिएक्शन है। यहां पर टेंशन की फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड क्यों है, क्योंकि ये भी रिएक्शन फोर्स है, मगर यहां पर अपवर्ड की एक्शन की रिएक्शन फोर्स है। क्लियर। तो यहां पर दोनों जगह पर टेंशन की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से अपोजिट है, इसलिए मैं यहां लिख सकता हूं डायरेक्शन of tension force is opposite in half part of the string। स्ट्रिंग के हाफ पार्ट पर डायरेक्शन अपोजिट होगी, दूसरे हाफ पर डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। ये डायरेक्शन की तो बात हो गई। फोर्स है ना भाई, वेक्टर है, वेक्टर में कितनी चीजें होती हैं दो चीजें होती हैं, और उन दो चीजों में से एक चीज की दोबारा तो डिस्कशन कर ली, क्या डायरेक्शन। लेकिन अब हम बात करें इसके मैग्नीट्यूड की, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना हुआ इसका भाई, मैग्नीट्यूड कितने बराबर देखिए ना, टेंशन फोर्स कितनी लगी थी रिएक्शन ऑफ द वेट, और वो W के बराबर होगा। यहां पर भी हमने फोर्स लगाई थी वेट के बराबर, ये इसका एक्शन था तो उसका रिएक्शन भी वेट के अमाउंट के बराबर होगा। जब दोनों ही जगह पर इक्वल अमाउंट में फोर्स लग रही है, नहीं लग रही, लग रही है इक्वल अमाउंट में, तो क्या कह सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन फोर्स is same all over the string। कंप्लीट स्ट्रिंग में, टोटल स्ट्रिंग के अंदर each and every point of the string has the same magnitude of the force। फोर्स की तमाम डायरेक्शन में हर पॉइंट पर जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट, डायरेक्शन जो है उसकी अपोजिट होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसके कुछ केसेस भी होंगे, वो केसेस भी हम डिस्कस करेंगे। केस वन, केस वन ये होता है कि किसी भी पुली के अराउंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और दोनों ऑब्जेक्ट बोथ ऑब्जेक्ट, दिस इज M1, दिस इज M2, ठीक है। इस पुली के अराउंड दोनों ऑब्जेक्ट को आपने, ये पुली आपने किसी स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दी, किसी वॉल से कनेक्ट कर दी, ठीक है। अब ये पुली जो है वो आपने कनेक्ट की है M1 M2, अब दोनों में फोर्स, एक फोर्स अपने वेट की वजह से डाउनवर्ड जा रही होगी, ठीक है, और उसके ऊपर अकॉर्डिंगली मतलब अगेंस्ट में जो है वो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है स्ट्रिंग में, और जब बॉडी एक ज्यादा है, एक हैवी, एक लाइटर है, डेफिनेटली मूव करेगी, एक अपवर्ड जा रही होगी, डाउनवर्ड जा रही होगी, तो मोशन की वजह से इस वक्त एक्सीलरेशन भी प्रोड्यूस हो रही होगी। तो इस केस में जब दो केस है, एक केस ये है जब बॉडी जो है वर्टिकली हैंग हो रही हो दोनों बॉडीज, और केस नंबर 2 है
ऑब्जेक्ट जो है वो उस पुली के अंदर, दिस इज द पुली अगेन, ठीक है, ये पुली है आपकी, और इस पुली के अंदर ठीक है बेटा, तो इस पुली के क्रॉस करके एक और ब्लॉक हमने रखा हुआ है which is lie horizontally on the table, and the other object which is hang vertically hang with the pulley. So again M1 and M2, this is the object. अब इन ऑब्जेक्ट को दोनों केसेस में मैं आपको वर्बल डिफाइन कर रहा हूं। दोनों केसेस के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर एक अफोर्ड, मतलब एक ऑब्जेक्ट ज्यादा है, हैवी है, एक ऑब्जेक्ट लाइटर है, एक ऑब्जेक्ट हैवी है, एक ऑब्जेक्ट लाइटर, तो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को तरफ पुश या पुल कर रहे होंगे। अगर ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहे हैं तो उनमें एक्सेलरेशन भी हो रही है और स्प्रिंग में फोर्स लगकर वो एक्सेलरेशन हो रही है, एक दूसरे को जो खींच रहे हैं और स्प्रिंग के जरिए खींच रहे हैं, तो डेफिनेटली टेंशन भी प्रोड्यूस हो रही है दोनों केसेस में। देखिए ठीक है, जब टेंशन भी प्रोड्यूस हो रही है, एक्सेलरेशन भी हो रही है, तो इन दोनों केसेस के अंदर हम टेंशन और एक्सेलरेशन के फॉर्मूलाज को ड्राइव आउट करते हैं और यही इसकी जो है वो केसेस होते हैं। ठीक है, तो इसके फॉर्मूला ये हो गए, एक्सेलरेशन का लिखते पहले हम कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू g। ठीक है, और टेंशन इन दिस केस इज इक्वल टू 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये टेंशन का फॉर्मूला होगा। इसी तरीके से अगर केस 2 की बात की जाए, केस 2 के अंदर एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होगा दैट इज m1 अपॉन m1 माइनस m2 इनटू g। ठीक है, और टेंशन का फॉर्मूला होगा m1 m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये फॉर्मूला होंगे, अच्छा ये भी m2 g। तो ये फॉर्मूला होंगे आपके टेंशन इन द स्ट्रिंग के। इन फॉर्मूलाज के अंदर देखिए क्या है, m1 and m2 आर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन दोनों के मासेस होंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन जिस स्पीड से मूव करे जो हमें फाइंड करना है, टेंशन भी हमने यहां फाइंड करी है, स्ट्रिंग में कितनी टेंशन प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, g इज द ग्रेविटी। तो ये सारी वैल्यूज आपको वैसे भी मालूम है, यहां पर भी वही सिमिलर वैल्यूज मौजूद है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, जहां पर अगर न्यूमेरिकली आपको दिए न्यूमेरिक्स आ जाए आपके पास अगर एमसीक्यूज वगैरह हो सॉल्व करें, तो वहां पर एक की पॉइंट याद रखिए। तो की पॉइंट क्या है, देखिए की पॉइंट ये है कि जब ऐसा केस आए जिसमें दोनों बॉडीज वर्टिकली हैंग हो, क्या हो, अगर आई रिपीट, दोनों बॉडीज क्या हो, वर्टिकली हैंग हुई हो दोनों बॉडीज, तो फिर हमने क्या करना है, तो फिर यहां पर जब वर्टिकली हैंग है तो वहां पर जो हैवी ऑब्जेक्ट होगा m1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन m2। जो हैवी ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या कंसीडर करना है, m1 रखना है, जो हैवी ऑब्जेक्ट हो। किस केस में, जब दोनों ऑब्जेक्ट वर्टिकली हो, तो m1 ग्रेटर वाली और m2 स्मॉलर वाली। जब ऑब्जेक्ट एक वर्टिकली हैंग हो और एक जो है वो हॉरिजॉन्टली हो, तो इस केस में m1 जो है वो हमेशा वर्टिकल बॉडी होगी। क्या होगी, वर्टिकल बॉडी, और m2 क्या होगी, हॉरिजॉन्टल बॉडी। जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है उसको हम कहेंगे m2, और जो वर्टिकली है, चाहे वो स्मॉलेस्ट मास हो या हैवी मास हो, उसको हम वर्टिकली बॉडी का m1 कहते हैं। तो ये बात याद रखनी चाहिए कि वर्टिकली बॉडी हमेशा m1। भाई देखिए यहाँ भी तो यहाँ है ही दोनों वर्टिकल ना, यहाँ पर है ही दोनों वर्टिकल, तो किसको m1 कहें किसको m2 कहें, इसीलिए कहा गया कि हैवी को हम m1 कंसीडर करेंगे।
ठीक है। और यहाँ पर तो एक ही वर्टिकल है, जो एक वर्टिकल है उसको डायरेक्टली हमने क्या कहा कि ये आपकी M1 कंसीडर होगी, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो हैवी ऑब्जेक्ट हो या चाहे वो लाइटर ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। तो ये आपका जो है वो टेंशन एंड स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट था बेसिक। इसके बाद हम जो है वो मोमेंटम को जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए जो है हम इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे।